Now, next topic, endothermic and exothermic process and reaction. What is mean by endothermic? देखो, endothermic ये जो वर्ड है इसमें दो वर्ड है, दो वर्ड कंबाइन होके बना है. एंडो मीन्स होता है इनसाइड, ठीक है, और थर्मिक का मतलब होता है हीट, मतलब सॉरी, एंडोथर्मिक, एंडो मतलब इनसाइड और थर्मिक मतलब हीट. एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक में जो एक्सो है इसका मतलब होता है आउटसाइड, और हीट, थर्मिक मतलब हीट, ठीक है. तो यहाँ पे जो तुम्हें देखना है वो ये पढ़ना है कि यहाँ पे बहुत सारे रिएक्शन होंगे, उनमें से कौन सा रिएक्शन एंडोथर्मिक है और कौन सा रिएक्शन एक्सोथर्मिक है. यू हैव टू आइडेंटिफाई. एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है. डेफिनेशन तुमको आएगा अभी 2016 में, जो पेपर हुआ था बोर्ड एग्जामिनेशन 2016 में, वहां पे क्वेश्चन था कि व्हाट इज एंडोथर्मिक एंड व्हाट इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस. ओके. So again, it is important for your board examination. Heat is absorbed and give away in the various process and reaction. यहाँ पे बहुत सिंपली बताया है कि बहुत सारे ऐसे प्रोसेस होते हैं जिसके अंदर हीट हम एब्जॉर्ब भी होती है और हीट निकलती भी है. जैसे कि एग्जांपल के लिए हम लोग ले सकते हैं चाय. अगर हमने चाय कप के अंदर रखा हुआ है तो चाय गर्म होती है. एक टाइम के बाद चाय हमारी ठंडी हो जाती है, तो ये जो गर्म होता है, जो गर्म होती है वो क्या होता है, हीट होता है. वो हीट क्या होता है, एक टाइम के बाद चला जाता है इस कप में से, सराउंडिंग में चला जाता है. तो ये क्या हो गया तुम्हारा, हीट सराउंडिंग में चला गया ना, दूर हो गया, दैट इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक. और वही चीज अगर हम जब चाय को गर्म करने जाते हैं गैस पे, बर्नर पे, हम उसको जब गर्म करते हैं, हीट सप्लाई करते हैं, तो गर्म कर रहे हैं मतलब क्या, हीट सप्लाई कर रहे हैं, और ये जो पानी है वो क्या कर रहा है, हीट को एब्जॉर्ब करेगा. तो ये क्या हो जाएगा, एंडोथर्मिक. तो मतलब ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर हीट इवॉल्व होती, हीट अगर निकल रही है उस रिएक्शन में, तो तुम उसे बोलोगे एक्सोथर्मिक. और ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर हीट क्या हो रही है, एब्जॉर्ब हो रही है, हीट को वो एब्जॉर्ब कर ले रहा है, तो तुम उसे क्या बोलोगे, एंडोथर्मिक बोलोगे. ओके. तो यहाँ पे दो रिएक्शन दिए हुए कि एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक, उसको क्लासिफाई किया गया है. अब कैसे किया गया वो वन बाय वन तुम्हें एक्सप्लेन किया है. एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक प्रोसेस. हीट फ्रॉम द आउटसाइड इज एब्जॉर्ब. अगर आउटसाइड मतलब बाहर से अगर हीट एब्जॉर्ब होती है, सम फिजिकल चेंजेस, उसकी वजह से क्या होगा, कुछ फिजिकल चेंज आएंगे. जैसे कि बेस्ट एग्जांपल तुम्हारा है आइस क्यूब, बर्फ ले लो, ठीक है. आइस क्यूब, आइस क्यूब में अगर हीट, हम उसे क्या करेंगे, रेफ्रिजरेटर से बाहर निकाल कर अगर ऐसे सराउंडिंग में रख देंगे, तो क्या होगा, ये जो आइस है वो सराउंडिंग की हीट को एब्जॉर्ब कर लेगा. तो यहाँ पे जब ये हीट एब्जॉर्ब करेगा तो अपने आप में चेंजेस लाएगा. ये सॉलिड में है तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा. तो ये क्या हुआ, इसका फिजिकल चेंज भी हो गया. तो यहाँ पे क्या बताया है कि जब भी जो है आउटसाइड से अगर वो हीट को एब्जॉर्ब करेगा तो उसके फिजिकल चेंज होंगे. जैसे एग्जांपल मेल्टिंग ऑफ आइस, आइस को अगर सराउंडिंग में रखोगे तो वो सराउंडिंग के हीट को एब्जॉर्ब कर लेती है, जिसकी वजह से वो सॉलिड से किस में कन्वर्ट हो जाती है, लिक्विड में. सेकेंड, डिसोल्यूशन ऑफ द पोटेशियम नाइट्रेट इन वाटर. अगर पोटेशियम नाइट्रेट को वाटर के अंदर डिसॉल्व करोगे तो सेम थिंग होता है, वो हीट को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है. ओके. देयरफॉर दीज आर द एंडोथर्मिक प्रोसेस. इसीलिए ये सारे जो एग्जांपल है वो किसके हैं, एंडोथर्मिक के. नेक्स्ट, ऑन द अदर हैंड, अब एंडोथर्मिक क्लियर हुआ. देन सेकेंड इट विल बी द एक्सोथर्मिक. अब एक्सोथर्मिक में क्या है, हीट इज गिवन अवे. क्या है यहाँ पे, इसको हाईलाइट करके रखो. अगर हीट बाहर निकल रही है जिसकी वजह से कुछ फिजिकल चेंज होगा, फॉर एग्जाम्पल फॉर्मेशन ऑफ आइस फ्रॉम द वाटर. पानी है, लिक्विड है ना, लिक्विड है वाटर, हम इसे क्या करेंगे, लेकर जाके रेफ्रिजरेटर में रख देंगे. जब रेफ्रिजरेटर में रख देंगे तो इसमें क्या होगा, जो हीट है, जो वाटर के अंदर हीट है वो क्या होगी, सराउंडिंग में चली जाएगी, बाहर चली जाएगी. जैसे ये हीट बाहर चली गई, यानी उसकी बॉडी से निकल गया, अब ये जब बाहर जाएगी तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, कूलनेस आएगा, और जैसे ये कूलनेस आएगा तो ये क्या हो जाएगा, सॉलिड बन जाएगा. तो दिस इज कॉल्ड एज एक्सोथर्मिक. सेकेंड, डिसोल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इन वाटर. सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ये केमिकल है, ठीक है. जब इसको तुम वाटर के अंदर डिसॉल्व करोगे तो वाटर जो होगा वो क्या हो जाता है, नॉर्मल वाटर जो होता है वो गर्म नहीं होता है, लेकिन जैसे ही तुम उसको पानी में डालोगे तो ये क्या हो जाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड अपना हीट को बाहर निकालता है. और जैसे ये हीट को सराउंडिंग में निकालेगा तो उस टाइप के एग्जाम्पल को क्या बोलोगे, एक्सोथर्मिक प्रोसेस. ओके. नेक्स्ट, इन द प्रोसेस, ये जो प्रोसेस हो रहा है, द डाइल्यूशन ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड विद वाटर. एक और एग्जांपल दिया हुआ है कि जो सल्फ्यूरिक एसिड है
इसके अंदर धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा पानी डालोगे, वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज लिबरेट, मतलब तुमने क्या किया, बीकर लिया, उसके अंदर सल्फ्यूरिक एसिड डाल दिया, अब इसके अंदर धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा पानी डाल रहे हो, तो जैसे तुम इसके अंदर से पानी डालोगे तो क्या होगा, इसमें से हीट, गर्मी, ऐसे हीट निकलते हुए तुम्हें दिखाई देगी। एज अ रिजल्ट वाटर गेट इवेपरेट इंस्टेंटेनियसली, और उसके रिजल्ट में क्या होगा, जो तुमने इसके अंदर वाटर डाला है, यानी सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर जो तुमने पानी डाला है, वो इजीली क्या हो जाएगी, इवेपरेट हो जाएगी, भाप बन जाएगी। नेक्स्ट, if it is poured into the concentrated sulfuric acid, अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि तुमने सल्फ्यूरिक एसिड लिया था जो वाटर के साथ डाइल्यूट था, अब इसे तुमने हीट किया, जैसे ही तुम इसमें पानी डालोगे ये क्या हो जाएगा, इसमें जो बचा हुआ वाटर है वो इवेपोरेट हो जाएगा। अब ये बता रहा है कि ये जो केमिकल है तुम्हारे पास कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर, अगर इस केमिकल को डाल दोगे तो क्या होगा, विच मैनी which may cause an equality of the concentration sulfuric acid at a time is added with the which may cause an accident। यहाँ पे क्या दिया है कि जैसे तुम इसको इवेपोरेट किए और डायरेक्ट इसको किस में कन्वर्ट कर दोगे, सल्फ्यूरिक एसिड में, कंसंट्रेटेड में, देन इट विल कॉज फायर, या फायर कैच कर लेगा, या तो कुछ भी चीजें वहां रखी होगी तो वो क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी। टू अवॉइड दिस, अगर तुम ऐसा चाहते हो कि तुम कंसंट्रेटेड में डायरेक्ट अगर तुम वाटर डालोगे तो ब्लास्ट हो जाता है, तुम चाहते हो ये सब चीजें ना हो, अगर तुम इसको अवॉइड करना चाहते हो तो रिक्वायर अमाउंट ऑफ वाटर इज टेकन इन अ ग्लास कंटेनर एंड a small quantity of concentrated sulfuric acid at a time is added with stirring। तो अभी देखो, सिंपल दो तरीका तुमको बताया जो लैब में भी काम आएगा। जैसे तुमने सपोज करो क्या किया, एक बीकर लिया, बीकर के अंदर सल्फ्यूरिक एसिड रखी हो जो कंसंट्रेटेड है, अगर तुम इसके अंदर क्या कर रहे हो, डायरेक्ट पानी डाल दिए लाकर, तो डायरेक्ट पानी डाल दोगे तो क्या हो जाएगा, ये ब्लास्ट हो जाएगा। ओके, तो फिर क्या करें, ये ब्लास्ट ना हो, खराब ना हो, इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, कंटेनर लेंगे, ठीक है, इस कंटेनर में सल्फ्यूरिक एसिड है, नो डाउट। अब हम इसे ड्रॉप बाय ड्रॉप इसके अंदर क्या करेंगे, वाटर डालेंगे, और वाटर जब डालेंगे तो ये जो सल्फ्यूरिक एसिड है इसको हम स्टर करते रहेंगे, कंटिन्यूस हिलाते रहेंगे, और उसमें वाटर ऐड करेंगे तो ये ब्लास्ट नहीं होगा। ओके, देयरफॉर ओनली अ स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट इज लिबरेट एट अ टाइम, इसीलिए जब तुम उसमें वाटर डालोगे तो बहुत थोड़ा अमाउंट, मतलब थोड़ा ही क्या होगा, हीट आपको इवेपोरेट होते हुए दिखेगी, ज्यादा अमाउंट ऑफ हीट नहीं दिखेगी। अब तुम्हें उसके बाद एक और एक्सपेरिमेंट करके बताया है, अगर ये तुम लोगों को बोर्ड एग्जाम में जो प्रैक्टिकल होता है उसमें ही आता है, ठीक है। तो देखो क्या है एक्सपेरिमेंट, टू कैरी आउट द एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक प्रोसेस। तुम्हें एंडोथर्मिक प्रोसेस और एक्सोथर्मिक प्रोसेस करने के लिए कौन कौन से इक्विपमेंट चाहिए, कौन से केमिकल चाहिए और क्या प्रोसीजर है। तो पहला अपैरेटस, 2 प्लास्टिक की बोतल लेना है, मेजरिंग सिलेंडर लेना है, थर्मोमीटर लेना है, ठीक है, ये 3 अपैरेटस है। नेक्स्ट केमिकल क्या है, पोटेशियम नाइट्रेट है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, वाटर एक्सेट्रा। यहाँ पे कुछ तुमको नोट दिया हुआ है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड बीइंग करसिव, हैंडल इट केयरफुली इन द प्रेजेंस ऑफ टीचर। जो सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है सबसे इंपॉर्टेंट, ये जब इसको वाटर में डिसॉल्व करोगे तो ये क्या हो जाता है, बहुत हीट इवेपोरेट करता है, प्लस ये करसिव होता है। इसका मीनिंग तुम्हें पता है, करसिव का मतलब जो जंग नहीं लगने देता चीजों को। तो ये जब भी इसको यूज करोगे तो बी केयरफुल, और टीचर के अंडर में ही यूज करना है, ऐसे तुम अपनी मर्जी से नहीं कर सकते। प्रोसीजर क्या है, अब ये सब केमिकल ले लिए, अपैरेटस ले लिए, आगे क्या करेंगे प्रोसीजर में, देखो, टेक अ 100 ml वाटर इन ईच ऑफ द 2 प्लास्टिक बॉटल। 2 प्लास्टिक की बोतल ले लिए, इसके अंदर 100 ml पानी मेजर करके ले लेना है। प्लास्टिक बीइंग इंसुलेटर ऑफ द हीट, एज यू नो कि प्लास्टिक क्या होता है, इंसुलेटर होता है, मीन्स प्लास्टिक जो होता है वो हीट को ट्रांसफर नहीं होते देता है, एंड द डिस्पेंशन ऑफ द हीट कैन बी प्रिवेंटेड, जिसकी वजह से अगर तुम सोचोगे कि हाँ ये बीकर के अंदर जो तुमने प्लास्टिक की बोतल लिया है उसके अंदर तुमने पानी डाला और ये पानी अगर गर्म भी है तो सिर्फ प्लास्टिक की बोतल क्या हो जाती है, वो मेल्ट हो जाएगी, उससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। नोट द टेम्परेचर ऑफ द वाटर इन द बॉटल्स। अब तुम्हें क्या करना है, जब तुम्हें जो भी तुम बॉटल लिए हो, तुम्हारे पास जो 2 बॉटल है, इसके अंदर तुमने पानी डाल दिया 100 ml, अब इसके अंदर थर्मोमीटर लगा दो और इस पानी का टेम्परेचर बता दो। फिर उसके बाद क्या करना है, पुट अ 5 ग्राम पोटेशियम नाइट्रेट, जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, KNO3, ठीक है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, KNO3, जिसका फुल नाम क्या है, पोटेशियम नाइट्रेट। तुम्हें 5 ग्राम पोटेशियम नाइट्रेट लेना है इन द बॉटल एंड शेक इट वेल। ये बॉटल है, इसके अंदर वो 5 ग्राम पोटेशियम नाइट्रेट डाल दो और इसको अच्छे से मिक्स कर दो। नोट द टेम्परेचर ऑफ द सोल्यूशन फॉर्म। अब जब तुमने इसको मिक्स कर दिया उसके बाद इसके अंदर थर्मोमीटर डालो और फिर उस टाइम का टेम्परेचर नोट कर लो कि उस वक्त कितना टेम्परेचर था।
मतलब दो टेम्परेचर मिलेगा, एक पहले जब तुमने बस पानी रखा था, पोटेशियम नाइट्रेट नहीं डाला था, वो टेम्परेचर, और एक जब तुमने पोटेशियम नाइट्रेट डाल दिया और उसको मिक्स किया, उसके बाद का टेम्परेचर क्या है। पुट 5 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का फुल नेम सोडियम हाइड्रोक्साइड और शॉर्टकट क्या है NaOH, ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। इन द अदर बॉटल, दूसरे बॉटल में क्या करना है तुम्हें, सोडियम हाइड्रोक्साइड डालना है। शेक द बॉटल वेल एंड नोट द टेम्परेचर, इसका भी सेम करना है, तुम्हें बॉटल को शेक करना है और उसका टेम्परेचर नोट करना है। अब होगा क्या, देखो नॉर्मली जो फर्स्ट बॉटल में तुमने पोटेशियम नाइट्रेट डाला है, उस बॉटल का टेम्परेचर इस बॉटल के टेम्परेचर में कंपैरिजन करना है। तो देखो फर्स्ट पैराग्राफ में तुमको ये दिया, इन द फर्स्ट बॉटल द प्रोसेस ऑफ डिसोसिएशन ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट took place, while in the second bottle the process of dissociation of the sodium hydroxide took place। सिंपल है, पहले वाले बॉटल में जो 5 ग्राम तुमने सोडियम नाइट्रेट डाला था वो मिक्स होगा, वो डिसॉल्व होगा, दूसरे वाले में तुमने सोडियम हाइड्रोक्साइड डाला है वो डिसॉल्व होगा। ओके, एज पर योर ऑब्जर्वेशन विच वन इज एक्सोथर्मिक एंड विच वन इज एंडोथर्मिक। अब तुम्हें यहाँ पे देखो करना क्या था, डालने के बाद तुम्हें आइडेंटिफाई करना था कि कौन सा बॉटल का जो हीट होगा वो इवेपोरेट हो जाएगा, दैट मीन्स बाहर निकलेगी हीट, और कौन से बॉटल की हीट एब्जॉर्ब हो जाएगी, दैट मीन्स एंडोथर्मिक प्रोसेस होगा या एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा। तो सिंपल है कि जब ये प्रोसेस होगा जिसके अंदर तुमने पहले वाले बॉटल में क्या डाला है, KNO3 डाला था इन वाटर, हीट फ्रॉम दी सराउंडिंग इज एब्सॉर्ब, ये क्या करेगा, जो सराउंडिंग की हीट है वो अपने अंदर एब्सॉर्ब कर लेगा। और अब भी हम लोग इससे पहले पढ़े थे कि जब भी हीट एब्सॉर्ब होगी किसी रिएक्शन में तो उस टाइप के रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, एंडोथर्मिक। तो यहाँ देखो, देयरफॉर द टेम्परेचर ऑफ रिजल्टिंग सोल्यूशन इज लेस, इसका जो सोल्यूशन का जो टेम्परेचर होगा वो कम हो जाएगा। द प्रोसेस इन विच हीट इज एब्सॉर्ब फ्रॉम द आउटसाइड इज कॉल्ड एंडोथर्मिक प्रोसेस। ये तुम्हारी डेफिनेशन हो गई कि ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर क्या हुई, हीट एब्सॉर्ब हुई, पोटेशियम नाइट्रेट ने क्या किया, हीट एब्सॉर्ब किया सराउंडिंग से, तब जाके वो पोटेशियम नाइट्रेट क्या हुआ, डिसॉल्व हुआ। तो ऐसे टाइप के प्रोसेस को क्या बोलोगे, एंडोथर्मिक प्रोसेस। ओके, नेक्स्ट, व्हेन द सॉलिड NaOH, जो सॉलिड सेकेंड वाले बॉटल में NaOH तुमने डाला था, इट डिसॉल्व इन वाटर, हीट इज गिवन आउट, जब तुम इसको डिसॉल्व करोगे तो इसमें से हीट क्या होती है, बाहर निकलती है, एंड देयरफॉर द टेम्परेचर इंक्रीज, इसीलिए उसका टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ जाएगा क्योंकि हीट निकल रही है। द प्रोसेस इन विच द हीट इज गिवन आउट आर कॉल्ड एज एक्सोथर्मिक प्रोसेस। तो ये तुम्हारी हो गई डेफिनेशन कि ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर हीट क्या हो रही है, इवॉल्व हो रही है, बाहर निकल रही है, तो तुम उसे क्या बोलोगे, एक्सोथर्मिक प्रोसेस। तो जब पेपर में पूछेगा ये तुमको, तो तुम डेफिनेशन लिखोगे प्लस 1 एग्जाम्पल लिखोगे, दैट्स इट। नेक्स्ट, अब तुम्हें रिएक्शन दिया हुआ है, रिएक्शन से यू हैव टू आइडेंटिफाई कि विच वन इज अ एंडोथर्मिक एंड विच वन इज अ एक्सोथर्मिक। तो नाउ सी, देयर इज एन एक्सचेंज ऑफ हीट इन केमिकल रिएक्शन एज वेल, एज वी नो कि अभी हम लोग ने पढ़ा कि एक के अंदर हीट एब्जॉर्ब हो रही है और एक के अंदर हीट क्या हो रही है, इवॉल्व हो रही है, बाहर निकल रही है, दैट मीन्स सराउंडिंग से हीट अंदर आ रहा है या फिर उस कंटेनर से या उस केमिकल रिएक्शन से हीट बाहर जा रहा है, दैट मीन्स एक्सचेंज हो रहा है। ओके, अकॉर्डिंग टू सम केमिकल रिएक्शन आर एक्सोथर्मिक while some other are endothermic। एज वी नो अभी ऊपर देख के आए कि जब हम कोई भी केमिकल रिएक्शन कर रहे हैं तो दो ही टाइप का रिएक्शन आ रहा है, आइदर इट इज एंडोथर्मिक हो रहा है या फिर एक्सोथर्मिक है। ड्यूरिंग एक्सोथर्मिक रिएक्शन, जब कौन सा रिएक्शन है, अब ध्यान दो, जब हम एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक मतलब ऐसा रिएक्शन जिसमें हीट बाहर निकल रही थी, सराउंडिंग में जा रही थी, हीट इज गिवन अवे व्हेन द रिएक्टेंट आर ट्रांसफॉर्म इनटू द प्रोडक्ट। नॉर्मली अब ये थोड़ा क्या है, केमिस्ट्री के टर्म में समझा रहा है थोड़ा डिटेल में कि ऐसा रिएक्शन जिसके अंदर तुमने क्या किया, हीट को बाहर निकाला, कब बाहर निकाला, जब तुम्हारा रिएक्टेंट दैट मीन्स तुम्हारा लेफ्ट हैंड साइड क्या करेगा, जब भी रिएक्टेंट होगा वो कंबाइन होगा तो एक ही चीज बनाएगा, प्रोडक्ट। तो जब कभी भी कोई रिएक्टेंट अपने आप को प्रोडक्ट बनाना चाहता है या प्रोडक्ट को हम ब्रेक करके कुछ नया सब्सटेंस बनाना चाहते हैं, तो आइदर दे ऑब्जॉर्ब द हीट और दे ट्रांसफर द हीट, यही दोनों करेंगे। तो यहाँ पे नॉर्मली यही समझाएगा कि एक्सोथर्मिक में जो भी तुम्हारा रिएक्टेंट है वो हीट क्या करेगा, अपने आप से निकालेगा, तो क्या बनाएगा, वो प्रोडक्ट बनाएगा। मतलब जो कुछ भी हो रहा है, हीट कोई अगर एब्जॉर्ब कर रहा है या कोई हीट को रिलीज कर रहा है, वो किस लिए कम कर रहा है, टू मेक अ प्रोडक्ट।
while during the endothermic reaction heat either absorbed from the surrounding or has supplied continuously from the outside. अब यहाँ पे देखो, एक्सोथर्मिक में उसने क्लियर कर दिया कि हमने बाहर से हीट लिया और रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना दिए, लेकिन एंडोथर्मिक में क्या बोल रहा है कि आइदर ये हीट वो सराउंडिंग से कंटिन्यूस एब्जॉर्ब करता रहेगा या फिर तुम खुद कोई आर्टिफिशियल मेथड से अप्लाई करोगे। जैसे सपोज करो तुम लैब में हो, ठीक है, तुमने कोई केमिकल लिया टेस्ट ट्यूब के अंदर, अब वो केमिकल को तुम्हें क्या करना है, मिक्स करना है, वो मिक्स नहीं हो रहा है, तो तुम क्या करोगे, लेके जाके उसको बर्नर पे गैस पे लेके जाके हीट कर दोगे। तो जब हीट करोगे तो क्या होगा, नॉर्मली तुमने खुद से सप्लाई किया ना उसको, उसने खुद से तो लिया नहीं था, तुम खुद लेकर जाके उसको बर्नर से सप्लाई किया, दैट मीन्स आर्टिफिशियल मेथड से तुमने उसको क्या किया, हीट सप्लाई किया। तो ये क्या करेगा, केमिकल हीट को एब्जॉर्ब कर लेगा, और इस टाइप के रिएक्शन को तुम क्या बोलोगे, एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब यहाँ देखो, दो रिएक्शन दिया हुआ है, ऐसे पेपर में भी तुमको आता है, रिएक्शन तुमको दिया जाएगा और वो रिएक्शन को तुम्हें पहचानना रहेगा कि कौन सा रिएक्शन एंडोथर्मिक है, कौन सा रिएक्शन एक्सोथर्मिक है। तो देखो कैसे पहचानोगे, यहाँ पे CaCO3 दिया हुआ है, ठीक है। अब ये क्या होता है, जैसे सपोज करो ये जो रहेगा, ये नॉर्मली क्या करेगा, हीट लेगा, दैट मीन्स हीट को एब्जॉर्ब करेगा। ये तुम्हारा रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट ने क्या किया, हीट को एब्जॉर्ब किया। अब जैसे ही ये हीट को एब्जॉर्ब करेगा तो कोई प्रोडक्ट बनाएगा, तो ये अपना प्रोडक्ट बनाता है कैल्शियम ऑक्साइड CaO, और प्लस एक बाय प्रोडक्ट बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड, ये गैस को रिलीज करेगा। दैट मीन्स इसने हीट को एब्जॉर्ब किया। यहाँ दिख रहा है राइट हैंड साइड में तुम्हें, यहाँ पे दिख रहा है हीट एब्जॉर्ब हुई है। अगर हीट एब्जॉर्ब हुई तो मतलब क्या, ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है। अब यही तो पढ़ के आ रहे थे ना जब से, जो रिएक्शन में हीट को एब्जॉर्ब करेगा वो एंडोथर्मिक होगा, जो रिएक्शन में हीट को क्या करेगा, इवॉल्व करेगा, बाहर निकालेगा, वो क्या हो जाएगा, एक्सोथर्मिक। और रिएक्शन में कैसे पहचानोगे, ऐसे याद रखने का कि अगर तुम्हारे लेफ्ट हैंड साइड पे, कौन से साइड पे, अगर तुम्हारे लेफ्ट हैंड साइड पे हीट लिख के आ रहा है तो समझ जाओ वो क्या है, एंडोथर्मिक है। तो एक्सोथर्मिक का अपोजिट हो जाएगा, एक्सोथर्मिक में क्या है, अगर प्रोडक्ट के साइड में तुम्हें हीट मिल रहा है तो वो क्या है, एक्सोथर्मिक है। तो देखो कैल्शियम ऑक्साइड है, तुम इसको वाटर के साथ क्या कर दो, मिक्स कर दो, मतलब वाटर के साथ इसको डिसॉल्व कर दो। तो जब कैल्शियम ऑक्साइड को तुम वाटर के साथ डिसॉल्व करोगे तो इसमें से क्या होता है, हीट, जो हीट है वो इवॉल्व होती, निकलती है बाहर, और रिएक्शन में जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्रोडक्ट बनता है, और हीट क्या होती है, बाहर ऐसे एलिमिनेट होती है। तो ये बाहर एलिमिनेट हो रही है, मतलब सराउंडिंग में हीट जा रही है, तो सराउंडिंग में हीट जा रही है तो वो किस टाइप का रिएक्शन हो गया, एक्सोथर्मिक। तो शॉर्टकट क्या है इसका याद रखने का, रिएक्शन में अगर लेफ्ट हैंड साइड में हीट दिखा रहा है तो ये कौन से टाइप का रिएक्शन हुआ, एंडो। अगर राइट हैंड साइड में हीट दिखा रहा है तो कौन से टाइप का रिएक्शन हो गया, एक्सोथर्मिक। ओके, नेक्स्ट, which is again most important for your board examination, rate of chemical reaction. That means अभी हम इतने सारे रिएक्शन कर रहे हैं, अब हमें ये फाइंड करना है कि कोई भी रिएक्शन अगर हमारे आसपास हो रहा है या हम करवा रहे हैं तो उसकी स्पीड कितनी है, कितनी स्पीड से होगा, और किन किन चीजों को हमको देखकर ये रिएक्शन करवाना है। देखो सबसे पहले कुछ तुम्हें एक्टिविटी दी गई है, वो एक्टिविटी को समझेंगे देन आगे बढ़ेंगे। फर्स्ट, कुकिंग गैस स्टार्ट बर्निंग ऑन इग्निशन। जो भी हमारे घर में एलपीजी है हम यूज करते हैं खाना बनाने के लिए, जैसे ही हम खाना बनाते हैं वो चीजें को बर्न करता है, पकाने में हेल्प करता है। ओके, सेकेंड, आयरन आर्टिकल अंडरगो रस्टिंग। अगर लोखंड की कोई चीज है वो ज्यादा टाइम तक के हवा के कांटेक्ट में या वाटर के कांटेक्ट में रहेगी तो रस्ट हो जाती है, जंग लग जाती है। ओके, थर्ड वन, इरोजन ऑफ द रॉक टेक प्लेस टू फॉर्म सॉइल। इरोजन ऑफ रॉक मीन्स जो पत्थर, बड़े बड़े रॉक्स होते हैं उसमें से जो क्या होता है, बहुत सारे ऐसे डिजास्टर्स आते हैं जिसकी वजह से वो रॉक क्या होते हैं, ब्रेक डाउन होते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन होते हैं, और ये क्या होते हैं, एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे जाते रहते हैं। फोर्थ वन, अल्कोहल इज फॉर्म ऑन मिक्सिंग ऑफ ईस्ट इन ग्लूकोज। यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि अल्कोहल, अल्कोहल हमारा प्रोडक्ट है, ये कैसे बनता है, जब हम ग्लूकोज, ग्लूकोज मतलब कार्बन, कोई भी कार्बन कंपाउंड है, अगर तुम उसके अंदर ईस्ट को डाल दोगे तो वो प्रोसेस होगा, और प्रोसेस होने के बाद अल्कोहल बना कर देता है। ये इन डेप्थ तुम्हें पार्ट 2 में वो वहां पे तुम्हें बताएंगे, ठीक है। फिफ्थ वन क्या है, एफरवेसेंस इज फॉर्म ऑन एडिंग बेकिंग सोडा इनटू द टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग डाइल्यूट एसिड। अभी जैसे तुम्हारे पास एक टेस्ट ट्यूब है, इसके अंदर तुमने एसिड डाला है, अब इसके अंदर तुम बेकिंग सोडा डाल दो, अब तुम्हें एफरवेसेंस, एफरवेसेंस मतलब ऐसे झाग आती है ना, वैसे तुमको आएगी। 6, अ वाइट प्रेसिपिटेट इज फॉर्म ऑन एडिंग डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। जैसे तुम्हारे पास बीकर है, बीकर के अंदर डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है, इसके अंदर
तुमने बेरियम क्लोराइड डाला तो इसके अंदर एक प्रोडक्ट बनेगा, वो प्रोडक्ट व्हाइट कलर का होगा। प्रेसिपिटेट मीन ये बॉटम में जाकर ऐसे सेटल हो जाता है, तो हम उसको बोलते हैं प्रेसिपिटेट। अब ये सब क्यों, इतने सारे रिएक्शन क्यों करवाए गए, क्या रीजन था? तो देखो, यहाँ पे नॉर्मली हमने ये देखा कि कुछ रिएक्शन बहुत फास्ट हो रहे थे। जैसे देखो, इट कैन बी सीन फ्रॉम द अबव एग्जांपल दैट सम रिएक्शन आर कंप्लीट इन शॉर्ट टाइम। कुछ रिएक्शन है बहुत जल्दी हो जाते हैं, जैसे ग्लूकोज है, ग्लूकोज कोई भी कार्बन कंपाउंड है, उसके अंदर ईस्ट डाल दो, प्रॉपर कंडीशन मेंटेन कर दो, आपको अल्कोहल मिल गया। बेकिंग सोडा है, बीकर के अंदर तुमने डाइल्यूट एसिड लिया था, बेकिंग सोडा डाला, एफरवेसेंस आ गया। ये सब बहुत जल्दी हो गया ना, बहुत शॉर्ट टाइम में हो गया। दैट इज अकर रैपिडली, और जल्दी भी हुआ। वाइल सम अदर रिक्वायर लॉन्ग टाइम, जैसे रस्टिंग, लोखंड का जंग लगना इतना आसान नहीं है ना। आज तुमने खिड़की लगाए लोखंड की, कल ये जंग लग जाएगा क्या, कल रस्ट हो जाएगा? नहीं, टाइम लगता है। तो ये स्लो प्रोसेस है, लॉन्ग टाइम लेता है। नेक्स्ट, दैट इज अकर स्लोली। इट मीन दैट द रेट ऑफ डिफरेंट रिएक्शन इज डिफरेंट। मीन्स ये समझ में आया कि हम कोई भी रिएक्शन कराते हैं, कोई भी रिएक्शन अगर सराउंडिंग में हो रहा है, तो आइदर वो बहुत स्पीड से हो रहा होगा, या तो उसकी स्पीड क्या होगी, स्लो। मीन्स एवरी रिएक्शन, जो भी हमारे पास जितने भी रिएक्शन हो रहे, सबकी स्पीड क्या होगी, अलग अलग होगी। अब कैसे होगी, देखो क्या दिया हुआ है यहाँ पे नेक्स्ट पे, द सेम रिएक्शन, जो भी हम ऊपर देखे रिएक्शन अकर एट अ डिफरेंट रेट ऑन चेंजिंग द कंडीशन। फॉर एग्जाम्पल, ड्यूरिंग विंटर लॉन्ग टाइम इज रिक्वायर फॉर सेटलिंग द मिल्क इनटू द कर्ड। ये बहुत कॉमन है कि जब विंटर सीजन होता है तो दूध से अगर दही बनाना होता है तो बहुत ज्यादा टाइम लगता है दूध से दही बनने। वाइल एट अ हाई टेम्परेचर ड्यूरिंग द समर, वही अगर हम लोग समर के अंदर दूध से दही बनाना है तो हमें टाइम कम लगता है। क्यों ऐसा? The rate of setting of milk increase in and the curd is formed earlier. रीजन क्या है? जो समर सीजन में होता है, समर सीजन में क्या होता है, जो दूध है, दूध से जो कन्वर्जन होता है दही का, वो फास्टर होता है एज कंपेयर टू विंटर सीजन में। नाउ लेट अस सी द फैक्टर विच डिसाइड द रेट ऑफ रिएक्शन। तो ऐसा क्यों है कि समर में जल्दी हो रहा है, विंटर में क्यों जल्दी नहीं हो रहा है? तो वो कौन कौन से फैक्टर है, कि कौन कौन सी चीजें जो डिसाइड कर रही है कि रिएक्शन जो है वो जल्दी होगा या लेट होगा। तो ये यहाँ पे तुमको ये पेपर में आता है, इंपॉर्टेंट है कि फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं केमिकल रिएक्शन को होने में। तो यहाँ पे तुमको टोटल 5 है। नेचर ऑफ द रिएक्टेंट, साइज ऑफ द पार्टिकल ऑफ द रिएक्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, टेम्परेचर ऑफ द रिएक्शन, एंड द लास्ट वन दैट इज कॉल्ड कैटलिस्ट। इनमें से आइदर, अगर नॉर्मली अगर पेपर सेट हुआ तो ऐसे पूछा जाएगा, राइट एनी टू फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन, और मेंशन नहीं होगा, तो तुम्हें जो भी 2 याद है या 3 याद है, जो भी पूछेगा वो तुम्हें लिख दिए। या फिर वो खुद मेंशन करेगा, एक्सप्लेन द नेचर ऑफ रिएक्टेंट, एक्सप्लेन द साइज ऑफ द पार्टिकल ऑफ द रिएक्टेंट, ऐसे क्वेश्चन वो खुद पूछ लेगा। ठीक है, तो तुम्हें क्या करना है, हर एक टॉपिक को पढ़ना है, तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो फर्स्ट पढ़ेंगे हम लोग, दैट इज नेचर ऑफ द रिएक्टेंट। अब क्या होता है इसका मतलब, देखो सिंपली नाम से ही समझ में आ रहा है, रिएक्टेंट, रिएक्टेंट के नेचर पे ये डिपेंड करेगा कि मतलब रिएक्टेंट कैसा है, उस हिसाब से रिएक्शन होगा। लेट अस सी द रिएक्शन ऑफ द मेटल एल्यूमिनियम, और कौन सा है दूसरा, जिंक। दो तुम्हारे पास मेटल लिया गया है, पहला एल्यूमिनियम Al और दूसरा है जिंक। अब इसको रिएक्शन किससे करवाना है, विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, मतलब HCl के साथ इसको रिएक्शन करवाएंगे। अब रिएक्शन करवाएंगे तो क्या करना है, पहले एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम को डाइल्यूट HCl के साथ डालो, वो चेक करो कि उसके अंदर रिएक्शन फास्ट हो रहा है या फिर जिंक के साथ रिएक्शन फास्ट हो रहा है। तो नॉर्मली होता क्या है, जब दोनों रिएक्शन करवाओगे ऑन द रिएक्शन ऑफ द बोथ एल्यूमिनियम एंड जिंक विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जैसे ही तुमने सपोज करो ये तुम्हारा टेस्ट ट्यूब है, इसके अंदर तुमने एल्यूमिनियम ले लिया और इसके अंदर एसिड डाल दिया, तो जैसे इसके अंदर एसिड डालोगे तो क्या होगा, H2 गैस रिलीज होगी, इसमें से गैस रिलीज होने लगेगी, H2 गैस, एंड वाटर सोल्यूबल सॉल्ट ऑफ दीज मेटल इज फॉर्म। ये मेटल क्या होगा, उस एसिड के साथ डिसॉल्व होगा और एक नया प्रोडक्ट बनाएगा, नया मेटल बनाएगा। ठीक है, और जो मेटल होगा वो क्या होगा, तुम्हारा सॉल्ट होगा। नेक्स्ट, हाउएवर द रिएक्शन ऑफ एल्यूमिनियम मेटल टेक प्लेस फास्टर एज कंपेयर टू जिंक। अब देखो यहाँ पे उसने मेंशन कर दिया है तुमको कि जो तुम्हारा एल्यूमिनियम एक मेटल है और तुम्हारा दूसरा क्या है, जिंक है, दोनों में सबसे फास्ट रिएक्शन किसका होगा, एल्यूमिनियम का होगा, और स्लो रिएक्शन किसका होगा,
जिंक का होगा। द नेचर ऑफ द मेटल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस डिफरेंस। ऐसा क्यों है? हमने जो मेटल सिलेक्ट किया है वो डिपेंड कर रहा है कि वो रिएक्शन, अगर तुम एल्यूमिनियम का मेटल लोगे तो वो रिएक्शन जल्दी हो जाएगा, अगर तुम जिंक का मेटल लोगे तो वो रिएक्शन को होने में क्या होगा, टाइम लगेगा। एल्यूमिनियम इज रिएक्टिव देन द जिंक। जो एल्यूमिनियम होता है वो ज्यादा रिएक्टिव होता है, वो ज्यादा केमिकल में पार्टिसिपेट करता है एज कम्पेयर टू जिंक के। Therefore, the rate of reaction of aluminium with hydrochloric acid is higher than the zinc. इसीलिए जो रिएक्शन की स्पीड होगी एल्यूमिनियम की वो क्या होगी, हाइड्रोक्लोरिक के साथ ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू जिंक के। तो जिंक स्लो है। नेचर ऑफ द रिएक्टिविटी ऑफ द रिएक्टेंट इन्फ्लुएंस द रेट ऑफ रिएक्शन। मतलब ये समझ में आया है कि जो तुमने रिएक्टेंट लिया है, रिएक्टेंट का नेचर डिसाइड करेगा कि तुम्हारा रिएक्शन कितनी जल्दी होगा और कितनी स्लो होगा। ये जो तुम्हें, तो ये क्वेश्चन ये हुआ कि हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा मेटल ज्यादा रिएक्टिव है, कौन सा मेटल लेस रिएक्टिव है। तो ये तुम्हें मेटलर्जी के चैप्टर में पूरी सीक्वेंस दी हुई है, तुम्हें वो याद करना है। तुम्हें वहां पे बताया गया है कि कुछ मेटल होते हैं जो मोस्ट रिएक्टिव होते हैं, कुछ मेटल होते हैं मॉडरेट रिएक्टिव होते हैं और कुछ लीस्ट रिएक्टिव होते हैं। ओके तो यहाँ पे देखो दिया भी है, वी आर गोइंग टू लर्न मोर अबाउट द रिएक्टिविटी ऑफ द मेटल इन द चैप्टर ऑफ मेटलर्जी में तुमको दिखाएगा। ठीक है, चल नेक्स्ट अभी सेकेंड फैक्टर जो इंपॉर्टेंट है दैट इज कॉल्ड साइज ऑफ द पार्टिकल ऑफ द रिएक्टेंट। ये बहुत सिंपल है, इसका एग्जांपल घर में भी हम लोग लेते हैं। जैसे सपोज करो एक गिलास पानी लो, उसके अंदर 2 चम्मच शक्कर डालो और उसको डिसॉल्व करो। वहीं पे एक गिलास पानी लो और जो शक्कर है उसको पाउडर फॉर्म कर लो, उसको पीस लो और पानी में डिसॉल्व कर, तो कौन पहला डिसॉल्व होगा, पाउडर वाला पहला डिसॉल्व होगा एज कम्पेयर टू तुम्हारे शुगर के जो बड़े बड़े सॉलिड पार्टिकल है वो। तो यहाँ पे क्या समझ में आया कि जितना साइज क्या होगा छोटा होगा उतना जल्दी डिसोसिएशन होगा, और जितना साइज बड़ा होगा उतना लेट डिसोसिएशन होगा। ओके अब यहाँ पे तुम्हें मैंने घर एक तुम्हारा होममेड एग्जांपल लिया है, बट यहाँ पे तुम्हें एक केमिकल और एक प्रैक्टिकल से उन लोगों ने समझाया है। पहला अपैरेटस लेना है तुम्हें, 2 टेस्ट ट्यूब लेना है, बैलेंस लेना है, मेजरिंग सिलेंडर लेना है। केमिकल में क्या है, पीस ऑफ शाहबाद टाइल, पाउडर और शाहबाद टाइल एंड डाइल्यूट HCl। सिंपल है, देखो प्रोसीजर क्या है, 2 टेस्ट ट्यूब ले लिए, ठीक है, दोनों के अंदर तुमने क्या कर दिया, HCl, इसके अंदर भी तुम लोगों ने HCl डाल दिया, इसके अंदर भी HCl डाल दिया। अब क्या होगा, HCl डाल दिया, उसके बाद एक क्या है तुम्हारे पास शाहबाद टाइल का पीस है, मतलब एक टाइल्स की छोटी सी पीस है, और एक क्या है तुम्हारा पाउडर। तो एक के अंदर पीस डाल दो, एक के अंदर पाउडर डाल दो। अब कौन जल्दी डिसोसिएट होगा, सिंपल, जो पाउडर है वो जल्दी डिसोसिएट हो जाएगा। ओके अब देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है, टेक अ पीस एंड द पाउडर ऑफ शाहबाद टाइल इन इक्वल वेट इन 2 टेस्ट ट्यूब। दोनों टेस्ट ट्यूब में इक्वल, अगर सपोज करो तुमने 5 ग्राम क्या लिया है, शाहबाद टाइल लिया है, तो 5 ग्राम तुम्हें पाउडर भी लेना है। ठीक है, एड 10 ml डाइल्यूट HCl इन ईच ऑफ द टेस्ट ट्यूब। दोनों टेस्ट ट्यूब में फिर क्या डाल देना है, 10-10 ml HCl डाल देना है। ऑब्जर्व वेदर रेफरेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज फॉर्म एट अ फास्टर और स्लो स्पीड। तो जैसे ही तुम इस शाहबाद टाइल में या फिर ये पाउडर में एसिड डालोगे तो इसमें से एफरवेसेंस आएंगे, ऐसे बुलबुले कैसे आते हैं वैसे बुलबुले होंगे। तो तुम्हें ये चेक करना है कि किसके अंदर, मतलब शाहबाद टाई वाले के अंदर बुलबुले मतलब तेजी से आएंगे या फिर तुम्हारे पाउडर वाले में बुलबुले जल्दी आएंगे। तो सिंपल है, पाउडर वाले में जल्दी आएंगे क्योंकि उसमें डिसोसिएशन जल्दी होगा। यू मस्ट हैव फाउंड इन द अबो एक्टिविटी दैट carbon dioxide effervescence is formed slowly with the piece of the शाहबाद टाइल। सिंपल, देखो यहाँ पे भी वही दिया है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड के एफरवेसेंस है वो क्या होंगे, स्लो स्लो आएंगे जिसमें शाहबाद की टाइल है, एस while at the faster speed with पाउडर। वहीं पे अगर पाउडर की बात करेंगे तो पाउडर में बहुत तेजी से आएंगे। ओके दी अबव ऑब्जर्वेशन इंडिकेट, जो भी हमने ऊपर ऑब्जर्वेशन किया उससे ये समझ में आया कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो डिपेंड करता है कि साइज ऑफ द पार्टिकल ऑफ द रिएक्टेंट क्या है। मतलब अगर आपने रिएक्टेंट के पार्टिकल को छोटा रखा है, साइज कम रखा है, तो उसका नेचर वो केमिकल रिएक्शन क्या होगा, फास्टर स्पीड से होगा। द स्मॉलर द साइज ऑफ द रिएक्टेंट पार्टिकल हाइयर द रेट ऑफ रिएक्शन। जितना छोटा साइज होगा रिएक्टेंट का उतना ही उसकी स्पीड क्या होगी बेटा, फास्ट होगी। ओके चलो नेक्स्ट दैट इज कॉल्ड कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। मतलब रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन, मतलब कितना ज्यादा लिया है रिएक्टेंट उस हिसाब से डिपेंड होगा कि वो रिएक्शन कितना जल्दी होगा। तो यहाँ पर भी एक एग्जांपल देख लेते हैं। देखो लेट अस कंसीडर द रिएक्शन डाइल्यूट एंड द कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड विद द CaCO3 पाउडर। यहाँ पे देखो बहुत सिंपल है
कि देखो जितना कंसंट्रेटेड, कंसंट्रेटेड मतलब एक्चुअल केमिकल, और डाइल्यूट मतलब वाटर के साथ मिक्स किया हुआ केमिकल। तो अगर तुम एक्चुअल केमिकल के अंदर CaO3 का पाउडर डालोगे तो ये जल्दी डिसोसिएट होगा, जल्दी रिएक्शन होगा। वही डाइल्यूट में डालोगे तो रिएक्शन क्या होगा, लेट होगा, क्योंकि उसके अंदर पानी भी मिक्स है ना। तो डाइल्यूट HCl रिएक्ट स्लोली विद CaCO3। जो CaCO3 है उसके साथ जो डाइल्यूट HCl है वो स्लो स्लो रिएक्शन करेगी, देयर बाय CaCO3 डिसअपियर स्लोली, इसलिए वो धीरे धीरे डिसअपियर होगा। एंड कार्बन डाइऑक्साइड भी जो उसमें से रिलीज होगी वो स्लो स्लो आएगी। ऑन द अदर हैंड वही अगर तुम कंसंट्रेटेड HCl के अंदर तुम CaCO3 डालोगे तो ये जल्दी डिसअपियर होगा और बहुत फास्ट कार्बन डाइऑक्साइड इसमें से रिलीज होगी। तो यहाँ पे क्या दिया है, कंसंट्रेटेड एसिड रिएक्ट फास्टर देन डाइल्यूटेड एसिड। तो यहाँ पे क्या है, अगर कंसंट्रेटेड कोई भी केमिकल है उसके अंदर रिएक्शन जल्दी होता है एज कंपेयर टू तुम्हारे डाइल्यूटेड। ओके, नेक्स्ट टेम्परेचर ऑफ द रिएक्शन। अगेन देखो बहुत अच्छा सा एग्जांपल, जैसे सपोज करो तुमने पानी लिया, पानी के अंदर शक्कर डाल दिए, अब ये शक्कर डिसॉल्व नहीं हो रही, तो क्या करो, आइदर उसको पाउडर करके डाल दो, या तो फिर एक और ऑप्शन है तुम इसको लेके जाके गैस पे रख दो, हीट करो, जल्दी से डिसोसिएट हो जाएगा। तो टेम्परेचर भी क्या करता है, तुम्हारे रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाता है। While the studying the decomposition reaction, you have carried out a decomposition of the limestone. Limestone यहाँ पे एक एग्जांपल के लिए है कि limestone का जब decomposition होता है तो नॉर्मली हम करते क्या, उसको हीट अप्लाई करते हैं। In this activity, the lime water does not turn milky before the heating the limestone. Limestone है, जब तुम limestone को क्या करो, जैसे तुम्हारे पास बीकर है, इसके अंदर limestone डाल दो, तो ये डिसोसिएट नहीं होता है, जल्दी डिसॉल्व नहीं होगा। तुम चाहते हो कि जल्दी से डिसॉल्व हो जाए तो क्या करो, इसको लेकर जाके हीट अप्लाई कर दो। और ऐसे ही अगर तुम पानी के अंदर इस लाइमस्टोन को डालोगे तो ये डिसोसिएट ही नहीं होता है। ठीक है, अब डिसोसिएट नहीं हो रहा मतलब कोई जीरो रेट ऑफ रिएक्शन है। जैसे ही इसको हीट जहां लेकर जाके इसको बर्नर पे गैस पे रखोगे, जितना ज्यादा इसको हीट अप्लाई करोगे उतना जल्दी जल्दी ये क्या होने लगेगा, डिसोसिएट होने लगेगा, मतलब अपने आप को मेल्ट करने लग जाता है। Okay, next the last one, that is fifth one, catalyst. Again it is important. Catalyst का एक मार्क्स में भी तुमको पूछ सकता है what is catalyst। तो देखो what is catalyst याद रखो। catalyst का मतलब ये होता है कि ऐसा, ये भी एक क्या है, तुम्हारा रिएक्टेंट ही है। हम इसको यूज करते हैं, कोई भी केमिकल अगर रिएक्शन हो रहा है, तुम चाहते हो कि ये केमिकल रिएक्शन जल्दी हो जाए, तो तुम क्या यूज करो, कैटलिस्ट यूज करो। तो कैटलिस्ट बेसिकली क्या करता है, टू इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। कोई भी रिएक्शन हो रहा है उसकी स्पीड इंक्रीज करनी है तो कैटलिस्ट यूज कर लो। देखो ऑन हीटिंग द पोटेशियम क्रोमेट KClO3 डिकम्पोज स्लोली। जैसे यहाँ पे पोटेशियम क्रोमेट है, तुम इसको हीट करोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा, पोटेशियम क्लोराइड मिलेगा और ऑक्सीजन मिलेगा। ओके, द रेट ऑफ अबो रिएक्शन नाइदर इंक्रीज बाय रिड्यूसिंग द पार्टिकल नॉर बाय इंक्रीजिंग द रिएक्शन टेम्परेचर। यहाँ पे क्या दिया है कि ये जो पोटेशियम क्रोमेट है, अगर तुम इसे हीट भी दे दोगे तो भी ये जो रिएक्शन है उसकी स्पीड बढ़ेगी नहीं, या फिर ये जो पोटेशियम क्रोमेट जो केमिकल है या इसके पार्टिकल को तुम छोटा कर दोगे तो भी इसकी स्पीड नहीं बढ़ने वाली रिएक्शन की। हाउएवर पोटेशियम क्रोमेट डिकम्पोज रैपिडली इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नीशियम डाइऑक्साइड। लेकिन तुम चाहते हो ना, तुम तो ऐसा नहीं चाहते हो कि ये पोटेशियम क्रोमेट है, इसको अगर तुम छोटा करके भी केमिकल में डालोगे तो भी ये नहीं होगा, डिसॉल्व नहीं होगा। और अगर तुम इसको टेम्परेचर मतलब हीट करोगे, सोचोगे कि मेल्ट हो जाए, तो भी मेल्ट नहीं होगा। तो ये कैसे होगा, फिर होगा लेकिन स्लो स्लो होगा। तुम चाहते हो जल्दी हो जाए, तो क्या करो, इसके अंदर तुम लोग क्या कर दो, मैग्नीशियम डाइऑक्साइड डाल दो, MnO2 डाल दो। मैग्नीज डाइऑक्साइड डालोगे तो क्या होगा, ऑक्सीजन गैस निकलने लगेगी और ये जल्दी से क्या होगा, अपने रिएक्शन को फास्ट कर देगा। लेकिन ये याद रखना है, तुम्हारा ये जो मैग्नीज ऑक्साइड है, डाइऑक्साइड है, ये कैटलिस्ट है। तो जो कैटलिस्ट होता है वो रिएक्शन में कभी भी पार्टिसिपेट नहीं करता, मतलब रिएक्शन में जाके काम तो करेगा, सॉरी रिएक्शन में पार्टिसिपेट तो करेगा, लेकिन कोई प्रोडक्ट नहीं बना कर देगा वो तुम्हें। मतलब वो ऐसा नहीं होगा कि तुमने पोटेशियम क्रोमेट के साथ इस कैटलिस्ट को डाल दिया, ये कैटलिस्ट इसके साथ मिक्स होके क्या हो गया, कुछ नया प्रोडक्ट बना दी, नहीं। वो कैटलिस्ट बस रिएक्शन में जाता है, उसको स्पीड अप करेगा और देन वो लास्ट में एलिमिनेट हो जाता है। ओके, देखो यहाँ पे डेफिनेशन भी दिए, द सब्सटेंस इन whose presence the rate of chemical reaction increase। ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसके अंदर क्या हो, जैसे इसको तुम डालोगे तो उससे इंक्रीज हो जाएगा रिएक्शन, जो है उसकी स्पीड इंक्रीज हो जाएगी विदाउट कॉजिंग एनी केमिकल चेंज। देखो वो कोई केमिकल चेंज नहीं करेगा। ऐसा नहीं बोल सकते कि पोटेशियम क्रोमेट के साथ तुमने मैग्नीज ऑक्साइड डाला तो अब जो प्रोडक्ट बनने का था वो नहीं बना, वो इसके साथ कंबाइन होकर कोई नया प्रोडक्ट बना दिया, नहीं, ये ऐसा कुछ भी नहीं करता है।
इट इज कॉल्ड कैटलिस्ट, ठीक है। डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड, यहाँ पे हाइड्रोजन पेरोक्साइड का भी एग्जांपल दिया है, H2O2 इनटू द वाटर एंड ऑक्सीजन टेक प्लेस स्लोली एट अ रूम टेम्परेचर। अगर तुम हाइड्रोजन पेरोक्साइड को ब्रेक डाउन करोगे, तोड़ोगे, जब रिएक्शन करोगे तो तुम्हें नॉर्मली क्या मिलता है, ऑक्सीजन मिलता है उससे, ठीक है, लेकिन ये स्लो स्लो मिलता है रूम टेम्परेचर पे। However, the same reaction occur at a faster rate on adding the magnesium dioxide. लेकिन तुम चाहते हो कि इसमें से जो ऑक्सीजन मिल रहा है वो तुम्हें ज्यादा मिले, मतलब जल्दी मिले, तो तुम क्या करो, उसके अंदर मैग्नीशियम डाइऑक्साइड जो है वो कैटेलिस्ट ऐसा यूज कर लो उसके अंदर, तो उसमें से तुम्हें ऑक्सीजन क्या होगा, जल्दी से मिलेगा। अब देखो, डू यू नो में जरा देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, वन और मोर केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस ड्यूरिंग एवरी केमिकल चेंज। जब भी कोई भी बेटा केमिकल रिएक्शन होता है तो उसके अंदर एक ही रिएक्शन नहीं होता है, बहुत सारे रिएक्शंस होते हैं, ठीक है, और बहुत सारे चेंजेस भी आते हैं। सम केमिकल रिएक्शन अकर एट फास्ट स्पीड वेर एज सम अकर एट स्लो स्पीड। सिंपल है, रिएक्शन हो रहा है तो कुछ रिएक्शन बहुत फास्ट होते हैं, कुछ रिएक्शन बहुत स्लो होते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस रिएक्ट इंस्टेंटेनियसली। स्ट्रॉन्ग एसिड और जो स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं वो बहुत फास्ट रिएक्ट करते हैं। इन आवर बॉडी एंजाइम इंक्रीज द रेट ऑफ फिजियोलॉजिकल रिएक्शन। देखो ये याद रखना है, जैसे बॉडी के बाहर हो, बहुत सारे केमिकल रिएक्शन कर रहे हो, उसकी स्पीड बढ़ाना है तो तुमने कैटेलिस्ट यूज कर लिया, वैसे ही तुम्हारी बॉडी के अंदर भी बेटा बहुत सारे रिएक्शन होते हैं, उस रिएक्शन की अगर स्पीड को बढ़ाना है तो हम क्या यूज करती है, हमारी बॉडी एंजाइम यूज करती है, ओके। Perishable foodstuff get preserved longer in the refrigerator. The rate of decomposition of the foodstuff get lower due to the low temperature and its freshness is maintained. तुमने देखा है कि देखो मॉल में जाओ, मार्केट वगैरह में जाओ, तो तुमने देखा होगा जो भी फ्रूट्स होते हैं, सब्जियां होती है, उसको रैप करके रखा जाता है बहुत लॉन्ग टाइम तक के, लोग उसको खरीदते हैं। तो ये कैसे प्रिजर्व किया जाता है, ये यही मेथड है कि हम क्या करते हैं, कोई भी फूड स्टफ, जो भी खाने पीने की चीज होती है, हम उसे पैक्ड कर देते हैं और लो टेम्परेचर कर देते हैं, टेम्परेचर हम कम कर देते हैं, जिससे क्या होता है, उसके अंदर कोई भी बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर पाता है और वो फ्रूट या वो वेजिटेबल्स एज अ फ्रेश ही रह जाता है। 6, वेजिटेबल्स कुक क्विकली ऑन ऑयल रादर देन द वाटर। अगर तुम चाहते हो कि जो तुम्हारी सब्जियां वो जल्दी पके, तो सब्जियां अगर तेल में पकाओगे तो जल्दी पकती है, वाटर में स्लो पकती है। The chemical reaction are profitable in the chemical factories if there is a rate fast. यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जो फैक्ट्रीज होती है, जो इंडस्ट्रीज होती है, उनको कब प्रॉफिट होगा केमिकल रिएक्शन से, जब उस केमिकल का जो रिएक्शन जो हो रहा है वो अगर फास्ट स्पीड से हो रहा है तो ही उनको प्रॉफिट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम द इन्वायरमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल। जो केमिकल रिएक्शन होते हैं उसका रिएक्शन जो स्पीड होता है वो ज्यादा होना चाहिए फॉर द इन्वायरमेंट ऑल्सो। The ozone layer in the earth atmosphere protect the life on the earth from the ultraviolet radiation of the sun. ये तो पता है हमें कि हमारा जो अर्थ है, अर्थ के बाहर एक लेयर है, दैट इज ओजोन लेयर। ये ओजोन लेयर हमें क्या करता है, सन से आने वाली हार्मफुल यूवी रेडिएशन से हमें प्रोटेक्ट करता है। The process of depletion or a maintenance of this layer depend upon the rate of production or destruction of the ozone molecules. यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ये जो ओजोन लेयर है, अब इसमें बहुत सारे होल्स हो गए, तो यहाँ पे क्या बता रहा है, ये जो ओजोन लेयर तुम्हारे को दिख रहा है, इसको मेंटेन करना या ये इसको खत्म करना, ये भी डिपेंड करता है कि जो ओजोन मॉलिक्यूल है वो कितने बना रहे हो तुम सराउंडिंग में, मतलब कितना ऑक्सीजन तुम बना रहे हो या कितना ऑक्सीजन तुम डिस्ट्रॉय कर रहे हो, वो तुम्हारा डिपेंड कर रहा है कि ओजोन लेयर सेफ है या नहीं है, ठीक है। तो अब आज के लेक्चर में बस इतना ही, अब नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें हम आगे का देखेंगे, ठीक है।